नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में। आज कोरोना काल में जीवन हर तरफ स्थिर बना हुआ है। हम सभी की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चली है। हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं। ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी, प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी अपने एक नवीन पहल के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। रंग समागम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने कलाकर्म से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। इसी कड़ी में जो आज के हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास है। इनका जन्म नियामतपुर गांव में हुआ। ये ग्लोबल स्काई आर्ट कंपनी के ओनर है। इन्होंने हातिम, अलादीन, साईं बाबा जैसे कई हिट सीरियल्स में आर्ट डायरेक्शन किया है। ये बीएनए के पूर्व छात्र भी हैं। आज हमारे बीच में है श्री संजय यादव जी। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में। धन्यवाद आपको भी और पूरे बीएनए परिवार को भी। इस कोरोना काल में उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा सर। बिल्कुल, जरूर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं चाहूंगी कि आप बचपन का वो दौर याद करें जब आपको पहली बार लगा था कि नहीं, मुझे फिल्मों में जाना है, फिल्मों की तरफ रुख करना है। ये बहुत बचपन के उन शुरुआती दिनों की बात है जब हम खेल कूद की उम्र थी, लेकिन रुझान बढ़ा उस समय जब शुरुआत में कहें कि गांव में आपने देखा होगा, ये 90s का दौर था जब वीडियो वीसीआर वगैरह सब गांव में आना शुरू हुए थे और उनसे हमने फिल्मों को देखना शुरू किया था। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे शनिवार को इतवार को कभी जो फिल्में आती थी तो उससे इंटरेस्ट बढ़ा और आगे हमारा रुझान कि ये दुनिया क्या है, इसको कैसे बनाते कैसे हैं, इसमें ये लोग कैसे एक्ट करते हैं और ये इतना सारा मार धाड़ एक्शन और ये सब कैसे होता है। तो वो जानने की रुचि थी तो जरूर, लेकिन साथ साथ में एक सीखने की ललक भी थी कि ये कैसे हम भी बन सकते हैं या हम कर सकते हैं। तो वो शुरुआती दिन थे जहां से इस ओर रुझान हुआ। फिर धीरे धीरे आगे स्कूलिंग जैसे आगे बढ़ी, हम ग्रेजुएशन की तरफ गए तो वहां पे मुझे याद है कि एक बार मैं कॉलेज जा रहा था तो इप्टा के कुछ कलाकार जो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे वहां पे, तो वहां से हमें पता चला कि ये क्या विधा है और कैसे इसमें जाया जा सकता है या इसको सीख के और कहाँ पहुंचा जा सकता है। तो वो शुरुआत इस तरह से वहां से हुई है इस चीज की। सर, आपने बीएनए से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो बीएनए से पहले आपने कहा इप्टा से आपकी शुरुआत हुई, तो उस बीच की जर्नी कैसी रही? इप्टा मैं हमारे न्यामतपुर से उरई में आया था अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। तो उस दौरान मैं उरई में रहता था। तो जो मैंने जैसे बताया अभी कि आपको, इप्टा के कुछ लोग जो नुक्कड़ नाटक और थिएटर करते थे वहां पे, तो उनसे संपर्क होने के बाद हमारे एक वहां पे सीनियर थे शशि भूषण जी। तो वो इप्टा में काम करते थे और हमारे जो शुरुआती गुरु कहें वहां पे इप्टा में जो उस समय थे पप्पन जी, तो उन लोगों के थ्रू मैंने कुछ समझा और सीखा वहां पे। तो जब इप्टा में रहते हुए और डीवीसी उरई में यूथ फेस्टिवल वगैरह करते हुए इस और रंगमंच और इन सब चीजों को समझने की जो हमें इनके थ्रू पता चला, तो उसमें क्या हुआ था कि उसी बीच में शशि जी का जो हमारे अभी बीएनए के सीनियर हो गए हैं, तो बीएनए में एडमिशन हो गया था। तो उन्होंने फिर वहां से जाने के बाद मुझे बताया कि आप और अगर सीखना चाहते हो तो लखनऊ आ सकते हो, यहाँ आके कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि इप्टा की एक वर्कशॉप हो रही थी लखनऊ में उसी दौरान। तो पूरे इप्टा के माध्यम से मुझे वहां जाने का मौका मिला। तो वहां जब हम पहुंचे तो वो वर्कशॉप की, फिर मैंने एसएनए की एक वर्कशॉप पूरी की और 2013
3 और 4 के बीच में बीएनए की भी एक वर्कशॉप हुई थी, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और अब वहाँ रहने के बाद पता चला कि डिप्लोमा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, और अच्छे से सीखने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी होती है, या कितने और भी प्ले पढ़ने होते हैं और करने होते हैं। तो उस दौरान एनएसडी के बारे में काफी कुछ जाना, सीखा, वहाँ पे बीएनए के बारे में सीखा। और उसी बीच मैंने वर्कशॉप करते करते, क्योंकि बीएनए के काफी सीनियर्स और टीचर्स के संपर्क में था मैं, तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया, एनएसडी का भी फॉर्म भरा और बीएनए का भी फॉर्म भरा। तो एनएसडी में तो मेरा नहीं हो पाया एडमिशन, और बीएनए में मेरा हो गया। तो वहाँ पे फिर 2 साल का जो अनुभव था ना, वो आज भी भूले नहीं भूलता है। उस दौरान हम सच बताएं तो निकले थे हीरो ही बनने, क्योंकि वो जो सिनेमा देख के, वीसीआर, टीवी और वो सब देख के जो आगे बढ़े हुए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि ऐसे ही कुछ बनना करना है। लेकिन बीएनए के माध्यम से जब पता चला कि यहाँ पे पहुंचने के बाद और इतनी सारी विधाएं हैं जिनको सीखा जा सकता है, किया जा सकता है, या उनमें आगे बढ़ा जा सकता है, तो मेरा हीरो बनने का या एक्टर बनने का वो जो सपना था, वो साथ में इन चीजों में कब बदल गया पता ही नहीं चला। तो मैंने वहां रहते हुए सेट डिजाइनिंग का, अरुण सर थे वहां पे, उनके साथ में काफी काम किया। अपने सीनियर हमारे राकेश यादव जी थे, तो उनके साथ में काफी कुछ सीखा। और वहां रह के ही हमने ये सब काम करना शुरू किया, जो सेट डिजाइनिंग में ही मेरा पूरा फोकस और गोल हो गया, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कहें कि मजा आता था काम करने में। बाकी चीजें भी सीखी है, चाहे वो डायरेक्शन हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो, मेकअप हो, क्योंकि सारे अलग अलग चीजों की भी क्लासेस होती थी, स्पेशलिस्ट टीचर आते थे उन सब के। तो उस दौर में जो मैंने एंजॉय काम किया है, सच कहें तो सबसे अच्छा था वो सेट डिजाइनिंग का। सो उसी में ही आगे बढ़ता गया, और वहां से मैं फिर बीएनए के माध्यम से ही हम लोगों का एक एफटीआई में भेजा जाता है, वहां गए। तो इस तरह से वो बीच का जो सीखने का हमारा समय था, ऐसे आगे बढ़ता गया। सर, आपने बताया कि बीएनए के माध्यम से आप एफटीआई आ गए, वहां जी पे भी जी आपने जी। कई सारे प्रोजेक्ट किए। इवन बीएनए से निकलने के बाद, पास करने के बाद भी आपने एफटीआई में कई सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ। करेक्ट तो करेक्ट। उनके बारे में कुछ, उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, वहाँ ऐसा था कि हम लोग जब बीएनए से पूरे बैच गया था वहाँ पे, तो मैं बीएनए में रहते हुए कुछ शैतानियां नहीं कहेंगे उसको, कि क्रिएटिविटी कहेंगे, कि मैं अपने दोस्तों को या बैचमेट्स के, अगर कोई बैचमेट 2 4 6 10 दिन कोई जीन्स या कोई कपड़ा या कोई टी शर्ट या जैकेट्स नहीं पहनता था, तो मैं गायब कर देता था उसको, और मैं कट करके कुछ नई डिजाइन क्रिएट कर देता था। तो उनके बहुत सारे कपड़ों से मैंने नए नए डिजाइन और वो सब बना रखे थे, और उन सब को पहनना करना वो मैंने जाके और दोस्तों को भी पहनाना एफटीआई में शुरू कर दिया। तो वो होता क्या था कि बहुत सारे लोग थे या वहाँ के जो स्टूडेंट थे, तो हम सबको इस तरह से देखते थे कि ये क्या, कुछ तो अलग है ये वहाँ पे। तो मैं, मेरा ये था कि एक स्टेज ऐसा है जहाँ पे अपनी चीजों को, क्रिएटिविटी को या काम को दिखाया किया जा सकता है। और वहाँ पे जो शॉर्ट डिप्लोमा फिल्में वगैरह थी, उनमें भी मैंने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और इन सब को लेके ही प्रोजेक्ट बनाए थे। तो उसी बीच में वहाँ के जो पास आउट होने वाले डिप्लोमा फिल्म में जो काम होते हैं, तो वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर की जरूरत होती थी। तो मैं इस मौके की तलाश में था, और उस बीच उनके सीनियर से काफी मुलाकात हुई। तो उन लोगों ने मुझे आर्ट डायरेक्शन में काम करने का मौका दिया, और वहां से एक ग्रुप बनता गया, जो काफी एक दूसरे से लिंक होते चले गए। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे मैंने वहाँ के एक सीनियर्स के कई डिप्लोमा फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन किया, और जो बाद में मुंबई आए, जो अभी भी टच में है। तो वो एक दौर था जहाँ पे हम लोगों ने काफी बड़ा ग्रुप कहें या लिंक कहें या अपने दोस्त कहें, वो बनाए वहाँ पे एफटीआई में। तो एफटीआई के बाद, जैसा मैं जानती हूँ सर, आप बॉम्बे गए। मुंबई में जी। आपने पहले 4 साल चौकस भारद्वाज जी के साथ काम किया एज एन हाँ हाँ, असिस्टेंट आर्ट करेक्ट। डायरेक्टर। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? चौकस दादा को असिस्ट करने का मौका, एक्चुअली क्या, मैं एफटीआई से जाने के बाद काम की तलाश में था, तो उसी बीच
जब हम बीएनए में थे तो सलीम आरिफ जी आए थे, हमें हमारे लिए श्याम रंग प्ले किया था उन्होंने हमारे साथ सेकेंड ईयर में। तो उनके टच में था मैं। तो मुंबई पहुंचते ही मैंने उनको कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे फिल्म सिटी बुलाया मिलने के लिए, और बोले कि मेरे दोस्त हैं चौकसज़ादा, इनसे मिलिए। तो मैं उनसे मिला और उन्होंने बोला ठीक है कल से ऑफिस आ जाओ और देखते हैं करते हैं कुछ। तो मैं उनके ऑफिस गया, उनको ज्वाइन किया, और विद इन वीक में मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। तो ये बात है 2007 या 8 की बात है, जब बिग बॉस फर्स्ट आया था। तो उसका प्रोमो के लिए हम लोगों ने एक डिज़ाइन तैयार किया था, जो हमारे साथ 5-6 लोग थे सबने मिलके। तो उसमें मेरा वो डिज़ाइन पास हुआ। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और उनके अंदर भी लगा कि नहीं ये कुछ कर सकता है। सो वो प्रोजेक्ट से एक शुरुआती दौर में कहें कि एक एक दिन का जाके शूटिंग किया था हम लोगों ने आर्य कॉलोनी में, और वहाँ पे सेट बनाया था पूरा। और मैंने जो किया था या सीखा था, जिसमें भारतीय नाट्य अकादमी का बहुत बड़ा हाथ है, और जो बचपन से ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाते या सीखते आए, तो वो प्रोजेक्ट में या पहले मौके की जो तलाश में था, मैंने उसमें कोशिश की कि मैं बस करके दिखाऊं और मैं किसी भी तरह से यहाँ पे एकदम खास बन जाऊं और सारे काम मुझे ही करने को मिले। तो वो होता है कि वहां पे जब आपके आसपास और 4-5 टेबल लगे हों कि बड़े बड़े उनके एसोसिएट डिजाइनर और उन सबके बीच में, तो अपने आप को हाईलाइट करने का मौका था या आगे बढ़ाने का मौका था। तो उस प्रोजेक्ट से काफी कॉन्फिडेंस आया और हम आगे बढ़े। बिल्कुल सर। सर आप जैसे आप चौकस भारद्वाज जी के साथ काम कर रहे थे, वो जी कब और कैसे शुरुआत हुई जब आपने अपना पहला इंडिपेंडेंट आर्ट डायरेक्शन का प्रोजेक्ट लिया? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ये दौर होता है कि हम 3-4 साल उनके साथ प्रोजेक्ट करते रहे थे, और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस जो उस समय के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस थे, जैसे सागर पिक्चर या सागर रामानंद सागर जी की फैमिली के लोग, और क्रिएटिव आई, तो धीरज जी की, ये सारी कंपनियों में मुझे काम करने का उस बीच उनके थ्रू मौका मिला। सो मैंने वहाँ अपने काम करके पहचान बनाई। तो उन लोगों में क्या था कि एक छोटे बजट का एक प्रोजेक्ट आया था उनका, जो मराठी में रीजनल में था, करनाची अमर गाथा। तो उस बीच में 4-5 सालों से लगातार उन्हीं कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, तो और उन्होंने बोला कि क्यों ना ये संजय को प्रोजेक्ट दिया जाए। तो मुझे याद है कि मैं उस बीच एक दोस्त के साथ गोवा जा रहा था, बैग लेके मैं बस में चढ़ने वाला था, और उस बीच प्रोडक्शन वालों का फोन आया कि मोती सागर जी ने अब तुम्हें बुलाया है और एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है। तो मैं बिल्कुल हैरान परेशान कि मैं तो बैग लेके यहाँ गोवा जा रहा हूँ एक फिल्म करने, और लेकिन एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर कॉल आया है। तो मैं बस से उतर गया और मैं सीधे शाम को 6 बजे उनके ऑफिस पहुंचा, और जाके मैंने हाँ कर दिया, और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद उन्होंने कई अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिए मुझे, सागर फैमिली ने, चाहे वो जमाई राजा हो, द्वारकाधीश हो, और सिंदबाद। तो इस तरह के जो सागर फैमिली के काफी सारे प्रोजेक्ट मैंने किए। जी सर। तो इसके बाद लगातार फिर ट्रायंगल फिल्म्स में हमने हातिम किया है, और अभी मेरे प्रोजेक्ट हैं जो रनिंग में हैं, जैसे बालवीर है, और वैष्णो देवी है, शक्ति है। वेब सीरीज भी चल रही है और फिल्म भी चल रही है। तो मैं बिजी हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट होने के बाद से एक भी दिन खाली नहीं रहा। बिल्कुल सर, आप जैसे कह रहे हैं कि आप एक दिन भी खाली नहीं रहे, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना जी का जी। टाइम चल रहा है 6 महीने से। तो मैं जानना चाहूंगी कि अब चूंकि आप बहुत क्रिएटिव इंसान है, क्रिएटिव लोग नॉर्मली खाली नहीं बैठ पाते, तो इस दौरान आपने घर में नया क्या किया, क्या कुछ नया निकला इस लॉकडाउन में? हाँ, ये लॉकडाउन को हमने बहुत पॉजिटिव वे में लिया है। इस जो भी दिन गुजारे हैं हमने, लेकिन मैं कहूँ कि मैं इतना पॉजिटिव था कि जिस दिन हमारी इंडस्ट्री का शूट बंद किया गया था, हमें याद है कि शायद उन लोगों ने 10 दिन का 11 दिन का ब्रेक लिया था लॉकडाउन में। अपना जनता कर्फ्यू से पहले ही हमारी इंडस्ट्री की कुछ फेडरेशन, यूनियन और सरकार की तरफ से ये आदेश था कि 18 मार्च से और अभी 10 दिन के लिए शूट बंद रहेंगे। तो वो मेरा
कोरोना काल से पहले का एक काम करने का आखिरी दिन था। और फिर जो बीच में टाइम गया है, उस बीच में मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अपने बीएनए परिवार के लोगों के साथ और अपने जो 10-12 सालों में जितने भी दोस्त बनाए थे इस दौर में, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, और इवन जो फ्रेंड हो या बैचमेट्स हो, सबसे संपर्क में रहा और अच्छी बातें की, पॉजिटिव बातें की, क्रिएटिव बातें की, नए आने वाले फ्यूचर्स और प्रोजेक्ट को लेके बातें की। और मैंने भी लिखा है बहुत सारा, कुछ नए कॉन्सेप्ट पे काम किया है, और जो राइटर दोस्त हैं उनके साथ में शेयर किया है, कुछ डेवलप हुई हैं चीजें। और आपको खुशी होगी, पूरे बीएनए परिवार को खुशी होगी कि बहुत जल्द हम एक नए प्लेटफॉर्म पे और कुछ अपने इन हाउस प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग के साथ में प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सर, अभी आपने प्रोडक्शन हाउस की बात की, तो जितना मैं जानती हूँ आप एक नया प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च करने जा रहे हैं। जी जी, बहुत तो जल्द। इसका आइडिया आपके दिमाग में पहले से ही था कि कभी मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, कि इस जर्नी में ये निकला? और क्या फ्यूचर प्लान है इस प्रोडक्शन हाउस के साथ आपके? हाँ, ये आइडिया ऐसे है कि हमने जीवन में, या जैसे होते हैं या सारे लोग भी करते होंगे, या जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने किए हैं, एक छोटे छोटे से गोल बनाए थे कि बीएनए के बाद अभी आर्ट डायरेक्शन करना है, तो कितने साल असिस्ट करना है, फिर कितने साल इंडिपेंडेंट करना है, और कितने साल पैसा कमाना है। तो वो भी एक टारगेट था। तो सबके आशीर्वाद से सारी चीजें हो गई हैं। अब आगे क्या करना है, क्योंकि अब उस दौर में या 10 सालों में करते करते ऐसा हो गया है कि मैं बीच बीच में बहुत फ्री रहता हूँ। तो फ्री ना रहूं, उसके लिए अभी और अपने भी बीएनए परिवार के या और आने वाले, या स्वयं अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए, अब हमें आगे क्या करना है। एक यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, इंडस्ट्री में सारे लोग जानते हैं, अच्छे बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो जो कोरोना काल में कहें कि हमने जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किए हैं और इन सब चीजों को लेके, और 10 सालों में जो पूरी इंडस्ट्री में या चैनल्स में जो रिलेशन बनाए हैं, तो वो अपने एक प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अपने बीएनए के लोगों के लिए, या कहें कि नए जो आने वाले जूनियर्स के लिए, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे हम। तो अगला गोल है जो हमारा, कि खुद का प्रोडक्शन हाउस बना के कुछ अच्छे अपने रीजनल हों, या हमारे बुंदेलखंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट हों, या वहाँ के कल्चर्स को लेके हों, सो जो अभी तक नहीं देखा है लोगों ने, या वहां तक नहीं पहुंचे हैं, या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिलके कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। अगला गोल मेरा उसी तरह से है। सर, आपने बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स किए आज तक, आपकी अपनी खुद की आर्ट कंपनी है। जी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो, जिसको करके कुछ अलग महसूस हुआ हो? ऐसे कुछ ना कुछ चीजें तो हर प्रोजेक्ट में होती रहती हैं, क्योंकि मैं किसी भी आर्ट कॉलेज से नहीं हूँ। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, या जो मुझे जानते हैं, मैंने कहीं आर्ट की पढ़ाई नहीं की है। मैंने जो बीएनए परिवार से सीखा है, बीएनए के लोगों से सीखा है, बीएनए के टीचर से सीखा है वहाँ पे, और बाकी 10 साल जो मैंने अपने गुरु और काम करने वाले लोगों के साथ ऑब्जर्व करके और अपने काम से जो सीखा है। तो अब आपको मैं एक कहानी बताता हूँ कि हम, एक हातिम सीरियल आया था अभी 2013-14 में, ट्रायंगल फिल्म्स का। जो, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं निखिल सर, उनका काम करने का तरीका था कि वो 24 घंटे 48 घंटे शूट का पैकअप ही नहीं करते थे, और अगले दिन भी उनको किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ शूट करना होता था। लेकिन मैं आर्ट डायरेक्टर था और मुझे सारे सेट्स उनके लिए क्रिएट करने होते थे। तो हम लोग कभी कभी 3-3 दिन 4-4 दिन वहीं रह जाते थे, और डे नाइट काम करते थे। कभी कभी इस एक सेट लगाया है, उस पे शूट हो गया, तुरंत उसी जगह दूसरा सेट लगाना है, तो हमें रात भर काम करना पड़ता था कि सुबह फिर से 7 बजे या 9 बजे इस पे आके शूटिंग होगी। तो वो जो दौर था काम करने का या सीखने का, हमारे पूरे इस 4 या 5 सालों के अंदर, उसने बहुत सिखाया हमें। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती थी कि अभी आपने कहा कि आप किसी आर्ट कॉलेज से नहीं है, जी
तो बचपन की उन बातों को याद करिए जब आप पढ़ाई कर रहे थे, किन चीज में पढ़ाई कर रहे थे, पेरेंट्स आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आप ये बनोगे, क्योंकि हर पेरेंट्स नॉर्मली छोटे शहरों में यही चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सरकारी नौकरी करें। फिर आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि आप थिएटर करेंगे, और फिर आप बीएनए में गए, वहां पे आप एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते लेते आर्ट डायरेक्शन की फील्ड में चले गए, तो पेरेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा उस पर? इसमें ये बहुत इमोशनल टच है इस सवाल में, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर हैं। तो उनको क्या लगता था कि बस अभी बीएससी हो गया, अभी बीएड हो जाएगा या बीटीसी कर लेगा और हमारे आसपास ही रहेगा, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। तब तो और मुश्किल था। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ थी, कहें कि उस समय जो बोलते ना कि कीड़ा था, या बोलें कि क्रिएटिविटी थी, या आगे बढ़ने का, या कुछ तो था जो उस समय नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उस चीज ने हमें धीरे धीरे करके यहाँ तक लाया है। तो पिताजी, मुझे याद है कि हम बीएनए का फॉर्म डालने या वर्कशॉप करने के लिए हम ये बीएससी के बाद बोल के गए थे कि यहाँ जाएंगे तो कुछ वर्कशॉप और ये सब, गर्मियों की छुट्टी हैं तो कोई बात नहीं, हम 2 महीने में वापस आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि ठीक है, अभी ग्रेजुएशन हो गया है तो अभी तो कर सकते हो तुम, बीच में जैसे होता ना समर वेकेशन चल रहे हैं अपना, तो जा सकते हैं। लेकिन जब बीएनए का फॉर्म डाल दिया और उसमें मेरा हो गया, वो मैंने उनको बाद में घर आने के बाद बताया। उनको तब तक नहीं बताया था कि मैंने फॉर्म डाल दिया और मेरा एडमिशन हो गया है। अब उनको कन्विंस करने के लिए मुझे उनको ये बताना पड़ा था। मुझे याद है कि ये अच्छी बात थी कि उस समय क्या अभी भी वहां पे या बीएनए से जो हम लोगों को, सॉरी मैं भूल गया कि उस समय पैसे कितने मिलते थे, 1800 रुपए या कुछ पर मंथ हम लोगों को पैसे भी मिलते थे सरकार की तरफ से। तो वो चीज प्लस थी एक पिताजी को कन्विंस करने के लिए कि नहीं, ये जाएंगे तो हमें ये भी है, आपका पैसा खर्च नहीं होगा। और दूसरा, ये डिप्लोमा करने के बाद और बीएससी करने के बाद इसका फायदा हो सकता है कि किसी सरकारी जॉब में ये डिप्लोमा बहुत फायदा करेगा, जिससे कि मैं कल्चरल एक्टिविटी या कल्चरल टीचर या किसी यूनिवर्सिटी में, आर्ट कॉलेज में ये फायदा करेगा। तो ये सब बातों को लेके मैं उनको कन्विंस कर पाया था। तब उन्होंने मुझे परमिशन दी कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, 2 साल का ही है, कर लो और फिर तुम्हें बीएड करना है। तो ये बहुत मुश्किल भरा डिसीजन था उनके लिए, हमारे सबके लिए। तो मुझे याद है कि बहुत उनकी, फिर हाँ, मुंबई आने के बाद भी वो एक बार मुझे याद है बीएड का फॉर्म लेके आ गए थे मेरे लिए कि अरे अब तुम यहाँ तक आ गए हो, ये सब हो गया है, अभी चलिए बीएड कर लो। तो वो उनका तो रहा है, लेकिन सब कुछ अभी अच्छा हो गया, इतने सालों से हैं, वो भी यहाँ आते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो अच्छा ही रहा है जो डिसीजन हमने धीरे धीरे लिया और उनको कन्विंस किया। तो सर, अगर सीरियल्स की बात करें, आपने बहुत बहुत सारे सीरियल्स में आर्ट डिजाइन किया है। हमारे देश की मैक्सिमम ऑडियंस ऐसे है जो सीरियल्स देखते हैं, डे टू डे बेसिस पे देखते हैं, ऑब्वियसली सेट्स भी देख ही रहे हैं। जी बट जी। समहाउ वो अवेयरनेस नहीं है हमारी सोसाइटी में कि आर्ट डिजाइन भी एक प्रोफेशन हो सकता है। हमारे पेरेंट्स नहीं जानते, और आज भी वो कल्चर नहीं है, लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। तो इसके हाँ, लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि जो लोग थिएटर या फिल्मों से जुड़े वो जानते हैं, बट कॉमन पीपल नहीं जानते। ये चीज तो है, अभी भी है। जैसे कि मेरा रुझान, या मैं अपने आप को एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था। मैं आया तो था वहां पे कि एक्टिंग को ही लेके, लेकिन जब काम ये मैंने किया वहां पे और मुझे इस काम में इतना मजा आता था, मैं आज भी अपने जब भी सेट पे जाता हूँ किसी प्रोजेक्ट पे, तो मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। तो इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत आपका नाम है, और आपका, आपके परिवार का बहुत सम्मान है। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से आर्ट कॉलेज जाइए, पढ़ाई कीजिए, या नहीं भी जाइए तो आके सीखिए और काम कीजिए। आर्ट में या क्रिएटिविटी में कोई भी लिमिट नहीं है। आप इसको एंजॉय करिए और आपको पैसा भी मिलेगा।
तो सीखने की बात पे ही मैं बीएनए की बातों पे दोबारा लौटूंगी। जरा जी। उस समय को याद करिए सर, जब आप बीएनए में थे, कितने दोस्त बने, कैसे दोस्त रहे, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन डेवलप हुआ, कैंपस का आपके व्यक्तित्व पे क्या इफेक्ट आया? उस समय हमारा बैच था बिल्कुल हनुमान बैच था, क्योंकि हमारे बैच में कोई लड़की नहीं थी। सो कुछ एक्स्ट्रा फ्रीडम्स मिली हुई थी हम लोगों को। और उस समय कैंपस हमारा बीएनए से थोड़ा सा दूर पार्क साइड में था, वहां पे हॉस्टल अलग था हमारा, बीएनए में हॉस्टल उस समय नहीं था। तो वो 2 साल का जो टाइम था हमने बहुत एंजॉय किया। और जैसे कहें कि सीनियर से बहुत सारा सीखा है उस समय। और जितने फेस्टिवल होते थे उनमें हम बहुत एंजॉय करते थे उस दौर में, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम करने को मिलता था हमें। और मैं तो दिन रात एक कर देता था, सारे जितने भी प्रोजेक्ट थे सभी के सेट में डिजाइन करता था। और इसमें अपना हमारे सीनियर थे उस समय राकेश यादव जी, वो एक आर्ट कॉलेज से, तो उन्होंने बड़ी बारीकियां, कलर कॉम्बिनेशन, शेड और मिक्स कैसे क्या करना है, तो वो बहुत हेल्प किया। फिर अरुण सर ने काफी कुछ सेट डिजाइनिंग में हमें सिखाया। और एक बीच में दौर ऐसा आया कि अरुण सर ने बिल्कुल छोड़ दिया। कैसा छोड़ दिया कि कुछ भी काम आए या कुछ भी करना है जाके संजय से मिलो। तो वो जो कॉन्फिडेंस मिलता था ना, कि नहीं अभी सर इतना समझ गए हैं कि ये कुछ भी कर लेगा, कोई भी डिजाइन हो, फेस्टिवल हो तो पूरा का पूरा फेस्टिवल डिजाइन में करता था वहां पे। तो ये बीएनए ही सिखाता है। और जो दिन रात की वहाँ की मस्तियां थी, अपने बैचमेट्स की दोस्ती यारियां थी, वो तो ना भूलने वाली हैं। और मैं कहूंगा कि जीवन में एक बार हॉस्टल लाइफ तो सभी को एंजॉय करना चाहिए। सर डिजाइन की बात ही अगर करें तो आजकल फिल्मों में डिजाइन, एक आर्ट डिजाइन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जी। एक्टर्स तो है ही, बहुत सालों से चली रहे, लेकिन आर्ट डिजाइन अभी हमने रिसेंटली बहुत सारी ह्यूज मूवीज देखी है आर्ट हाँ डिजाइन पे बेस्ड। हाँ हाँ। सीरियल्स में भी अब वो इफेक्ट, अब नहीं काफी दिनों से वो इफेक्ट आने लगा है। तो क्या डिफरेंस है फिल्मों में और सीरियल्स के आर्ट डिजाइन में, और आपकी कोई फ्यूचर में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है, एक ह्यूज, क्योंकि आज भी इतना काम करने के बाद भी इंडिया कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी में हॉलीवुड से कुछ पीछे चल रहा है, बॉलीवुड। हाँ, ये बात तो है, लेकिन टेक्निकली कहेंगे कि आज तब भी हम बहुत काफी ग्रो कर चुके हैं। चाहे वो सेट डिजाइनिंग में हो, अभी आपने कलंक फिल्म देखी होगी, उसमें कुछ एफटीआई के सीनियर्स थे हमारे साथ में, जो उस समय थे वहां पे, जो आर्ट डायरेक्शन में, प्रोडक्शन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कर रहे थे। तो उन लोगों के साथ में सेट विजिट करने गया हुआ था। तो या भंसाली जी के कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए आप, तो लार्जर देन लाइफ होते हैं, उनके सेट्स होते हैं एकदम, आप देखेंगे कि चकाचौंध हो जाएंगे। तो सेट बन रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे और डिजिटल हेल्प ले रहे हैं, वीएफएक्स का, ग्राफिक्स के थ्रू एक्सटेंशन ले रहे हैं। सो भव्यता में कमी नहीं आ रही है, आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और जो आपने बात की फिल्म और सीरियल के सेट को लेके, क्या होता है कि फिल्म का कैनवास एक 35 mm बड़े पर्दे पे जब आता है ना, तो बड़ी बड़ी बारीकियां, डिटेलिंग और एक एक बारीक चीज भी वहां पे नजर आती है। तो सीरियल में ऐसा नहीं है। सीरियल्स में क्या होता है कि एक बार सेट बन जाता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल, बीच में नो डाउट हम लोग रिनोवेट करते हैं या स्टोरी के हिसाब से चेंजेस लाते हैं, कलर्स या कर्टन्स या कहेंगी उनके प्रॉप्स चेंज होते हैं। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म एक बार बनने के लिए पूरा सेट एक बार कंप्लीट होता है, पूरी प्रॉपर लाइटिंग होती है, टेक्सचरिंग होती है उसकी, और जब फाइनल कैमरा लुक एंड फील कंप्लीट हो जाता है उसके बाद शूट करते हैं। और एक बार फिल्म स्टार्ट हो गई तो फिर उसमें कोई काम नहीं होता है कि नहीं इसको छेड़ दिया, इसको हटा दिया या रेनोवेट कर दिया। वो प्रोजेक्ट सिर्फ उसके लिए बना होता है। सीरियल में ऐसा होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी और का कमरा किसी और का दिखा देते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि हर दिन एक एपिसोड बनाते हैं वो सीरियल्स में। तो ये फर्क है कि सीरियल उतना आर्ट डायरेक्शन में कहें कि काम बहुत है सीरियल में। फिल्मों में एक बार ही काम होता है, एक बार सेट बनता है, लेकिन सीरियल में हर दिन हम नए सेटअप्स लगाते हैं, नया कुछ क्रिएट करते हैं।
और पूरी आर्ट डिपार्टमेंट टीम या उनसे जुड़े हुए लोग या क्रिएटिव टीम नए नए आइडिया के साथ कि अगले कॉन्सेप्ट पे क्या काम करना है। तो अभी जैसे हमारा सीरियल बालवीर चल रहा है, तो इसमें हम एक नए जोन में गए हुए हैं, वाटर वर्ल्ड में। तो उसके लिए हमने बहुत प्री प्रोडक्शन और रिसर्च किया था। हमने वाटर वर्ल्ड के नीचे के एलिमेंट्स बनाए हुए थे, जो हमने खैर ग्राफिक्स या क्रोमा पे शूट किए हुए हैं, और उसको बाद में उन्होंने पोस्ट में पानी के अंदर की दुनिया दिखाई है। सीरियल्स में भी काफी चैलेंजिंग और क्रिएटिव काम है, और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आर्ट डायरेक्शन के लिए आर्टिस्टिक माइंड और क्रिएटिव माइंड की एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन आजकल वीएफएक्स ग्राफिक्स इनका भी बड़ा यूज हो रहा है। तो एक स्टूडेंट जो या एक युवा जो आर्ट डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने के लिए उसको आर्ट्स में पढ़ाई करनी चाहिए, साइंस में पढ़ाई करनी चाहिए, या दोनों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए? अब बहुत अच्छा सवाल है। हमारे आने वाले फ्यूचर में, चाहे वो भरतनाट्यम अकादमी के स्टूडेंट हों या हमारे दोस्त हों या उनके बच्चे हों, तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें देखिए क्या है कि यहाँ जो कोई भी प्रोजेक्ट बन के जब तैयार होता है, तो अभी उसका रेशियो चेंज हो गया है। रेशियो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें सेट का पार्ट थोड़ा कम हो गया है, अभी वीएफएक्स का पार्ट ज्यादा हो गया है। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आप मेकिंग देखेंगे, अक्षय कुमार की एक अभी फिल्म आई थी, उसमें एक गाना है बाला। तो बाला गाने की मेकिंग आप देखेंगे कि उसमें फोरग्राउंड और कुछ एलिमेंट्स ही हैं सेट में। बाकी का जो आप एक पैलेस देखते हैं या बैकग्राउंड देखते हैं ना, पूरा बीएफएक्स में क्रिएट किया गया है। तो ये आपका एकदम करेक्ट सवाल है आने वाले हमारे नए दोस्तों के लिए, कि यहाँ आने के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे आर्ट कॉलेजों में भी ऐसा होने लगा है कि वो इस रेशियो को या ग्राफ को वो उनके टेक्निकल पार्ट में नए सेमेस्टरों में ऐड किया गया है कि सेट डिजाइनिंग जो जितनी भी उसके एलिमेंट्स हैं सबको अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि बैकग्राउंड या थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर उसको कैसे इनहांस करते हैं या और लार्जर देन लाइफ कैसे बना सकते हैं, वो बीएफएक्स के माध्यम से ही होता है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स को उतना खर्चा नहीं करना होता है, या क्यों खर्चा करें जब बीएफएक्स से सेम क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए उतने मैन पावर, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल की भी जरूरत नहीं है। सो अभी क्या हो गया कि हर प्रोजेक्ट की अलग डिमांड होती है, उसमें उनको कितना क्रिएट करना है, कितना बीएफएक्स में बनाना है, वो उस कॉन्सेप्ट या उस प्रोजेक्ट की नीड के ऊपर होता है। तो आज इन दोनों का मिक्सअप है, और इन दोनों के सीखने वाले या जो जानकार हैं लोग, वो ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, आर्ट में वीएफएक्स बहुत हेल्प करता है अभी। और मेरे साथ में कई अच्छे स्टूडेंट जो थे मेरे साथ में, जो असिस्ट कर रहे थे, वो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आने के बाद बीएफएक्स की अच्छी नॉलेज थी, तो वो बहुत फास्ट सीखते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, क्लियर होता है सब कुछ कि नहीं ये बस इतना क्रिएट करना है, इतना बीएफएक्स में बनाना है, और हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा। कभी कभी हम 3D मॉडल्स पहले से बना लेते हैं और उनको डिजाइन कर लेते हैं, या जो क्रोमा यूज करते हैं, ग्रीन कपड़ा, तो उसको पीछे लगाने के बाद कितने एलिमेंट्स बनाते हैं, बनाना है, वो मिनिएचर्स बना के हम पहले से अपना जब प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें ये सब एक एक चीज प्री प्रोडक्शन में क्लियर हो जाती है, ताकि जब शूट पे जाए तो वो परेशानियां ना हो और प्रोजेक्ट का आउटपुट बहुत अच्छा आए। सर, हम दो वर्ड सुनते हैं, एक है सेट डिजाइन और एक है सीनिक डिजाइन। क्या दोनों जी में कोई डिफरेंस है कि वो एक ही चीज है? नहीं, डिफरेंस तो है, लेकिन कहें कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए इन द सेंस ऐसे हैं कि सीनिक डिजाइन जो हम रंगकर्म या अपना थिएटर में जब हम यूज करते हैं, वहाँ के सेट्स जो बनाते हैं, उनमें क्या होता है कि इतना बड़ा स्पेस हमारे ऑडिटोरियम का नहीं होता है। तो और उनकी जो स्केलिंग होती है वो अलग होती है, क्योंकि ऑडियंस भी देखोगे आप तो कभी कभी इस तरह से एलिवेशन में बैठती है, पीछे वाले
आखिरी ऑडियंस को भी हमारा सेट सेम कैसे दिखेगा जब आगे सामने फर्स्ट रो में बैठे हुए लोग हैं जो एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, और लास्ट वाले वो जो या बालकनी में या ऊपर जो बैठे लोग हैं। तो सीनिक डिजाइन में इन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है कि किस तरह से उसको हम एलिवेशन दें या किस तरह से उनके हाइट को बैलेंस करें या उनका डिजाइन करें, ताकि वो ऑडियंस को ऐसा ना हो कि ऊपर बैठे लोगों को ऊपर का छत या वैसे पार्ट से देखने में प्रॉब्लम्स आए। लेकिन फिल्मों में या सेट में या टीवी में वैसी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि सब कुछ शूट होता है, एडिट होता है, पोस्ट पे जाता है, मिक्सअप होता है और बाद में जाके रिलीज होता है। तो वो सेट डिजाइनिंग का काम है। या इवेंट में देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन होती है सबके लिए, लेकिन जो हम थिएटर में यूज करते हैं, जो सीनिक डिजाइन जिसको कहते हैं, कि जहां से हमने शुरुआत की है उस काम की और धीरे धीरे करते हुए आज सेट डिजाइन में आ गए हैं। सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप सेट जी डिजाइन की बात कर रहे थे कि वहाँ पे 3D मॉडल बनाने होते हैं। सेट हाँ, डिजाइन में बहुत कुछ आता है, फर्नीचर आता है, वॉल्स बिल्कुल कलर आता बिल्कुल। है, पर्दे, एवरीथिंग जो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। आजकल वीएफएक्स और ग्राफिक्स आ गया है उसमें। अ, अब 3D मॉडल क्या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं कि आज भी हार्ड ही बनाने पड़ते हैं कि नहीं हम फिजिकली उसको तैयार करेंगे? और क्या इसके कोई चांसेस है कि आगे चल के ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाए, हर चीज कंप्यूटर पे ही होने लगे और बस इंसान की क्रिएटिविटी बचे, फिजिकल करने को कुछ ना बचे? हाँ, ये फ्यूचर में हो सकता है बिल्कुल। आपने सही कहा, क्योंकि इस कोरोना काल में मैंने भी कई आर्टिकल पढ़े थे और मैंने रिसर्च भी देखी थी कि वर्चुअल सेट आने वाले हैं, कि आपके करेक्टर्स होंगे वो एक ग्रीन स्क्रीन के आगे या वाइट स्क्रीन के आगे शूट होंगे सारे। उनके मूवमेंट डिसाइड होंगे, उनका दरवाजा का कटआउट डिसाइड होगा, उनका विंडो, उनका टेबल, उनका चेयर डिसाइड होगा, उनके बॉक्सेस होंगे। और पोस्ट में जाने के बाद वो पूरा सेट 3D का बना होगा, जो पहले से जिसका टेक्सचर, कलर, कर्टन और टेबल का, या यहाँ तक कहें कि हाथ में कप, चम्मच और प्लेट का भी सब कुछ डिसाइड होगा। ये अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत बाहुबली जैसे फिल्म या आने वाले आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में या तानाजी में भी आप देखेंगे, तो कुछ जो ग्राफिक्स का नेक्स्ट लेवल था इन फिल्मों में हमें देखने को मिला है कि उन्होंने बहुत कम चीजें यूज की हैं लेकिन बहुत बड़े स्केल में दिखाया कि वो रियल है सब कुछ। तो ये है कि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, बहुत क्रिएटिविटी का स्कोप है। और फ्यूचर में सच है ये कि अगर इतना टाइम नहीं मिलेगा, लोग पहले से अपने प्रोजेक्टों पे काम करेंगे, इससे कि कॉस्टिंग या मैन पावर या बहुत सारी चीजें हैं जो बचाई जा सकती हैं वर्चुअल जो हो जाएगा तो। जी सर। सर, थिएटर के सीनिक डिजाइन की अगर बात करें, वहाँ पे जो डिजाइनर है उनके साथ आर्टिस्ट, आई मीन एक्टर्स का एक कम्युनिकेशन रहता है। क्या सीरियल्स में जब आप डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज डे टू डे बेसिस पे डिजाइन हो रहा है, डे टू डे हाँ, बेसिस पे लोग आके काम कर रहे हैं, तो क्या एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है आपका? और क्या कभी एक्टर्स का रिस्पॉन्स मिलता है कि आज का ये सेट कुछ अलग है, इसमें फील आ रही है मुझे काम करने में, ऐसा कभी होता है? ये होता है, हम ध्यान रखते हैं उनके आसपास। अ, अभी क्या है कि इतना फास्ट काम करना पड़ता है हमें कभी कभी कि काम चल रहा होता है और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टर कभी कभी चलते हुए सेट में एक्टर्स को बुला के रिहर्सल करते हैं या वहाँ पे डायलॉग्स की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो वो हमारे प्रोसेस को कभी कभी देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि अरे ये मटेरियल क्या है। या अभी आजकल हमारे लिए रेडी टू यूज स्प्रे या पेंट्स आ गए हैं कि आप उसको 1 मिनट में सुखा सकते हैं या किसी भी चीज पे स्प्रे कर दीजिए तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो पूछते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया। कभी कभी जैसे मैंने बहुत सारे माइथो और फैंटेसी शोज किए हुए हैं, तो किसी का वॉन्ड है, स्टिक है, कभी होता है कि ध्यान नहीं दिया या किसी ने गिरा दिया या कुछ कलर खराब हो गया उसका, और शूट स्टार्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 1 मिनट में ऐसे स्प्रे और कलर्स आते हैं आजकल कि आपने उनको स्प्रे किया और दे दिया, तो इतनी चीजें फास्ट हो गई तो उनको भी लगता है अरे वाह नया हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको एलर्जी होती है कि हम कोई ऐसा मटेरियल या टेक्सचर या कहें कि आप जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है या कॉटन है,
कुछ चीजें होती जो सेट पे यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बता देते हैं आके, वो बोलते हैं हमें, मिलते हैं आके कि नहीं इससे मुझे एलर्जी है या इससे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उसके फिर दूसरे और सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि नहीं इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आपके लिए। तो ये होता है कि उनके भी कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। कभी कभी अभी आजकल चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, पहले हम लोग थर्माकोल या उन सब चीज़ों से मॉडल्स और काफ़ी चीज़ें बनाते थे। अभी एक पियो फॉर्म आ गया जिनसे गद्दे और फॉर्म बनते हैं, तो वो एक दो केमिकल होते हैं, उनको मिला के नई चीज़ या कोई भी फॉर्म में कुछ ही सेकंडों में क्रिएट कर सकते हैं। तो है कभी क्या होता है, फाइट सीन्स के लिए हमें एक्टरों के लिए डमी बनाने होते हैं, तो वो उनमें उस टाइम पे एक्टर्स आते हैं कि नहीं ये सेट का दरवाजा अगर तोड़ना है तो ये सॉफ्ट बोर्ड का होना चाहिए, गत्ते का होना चाहिए या कार्डबोर्ड का होना चाहिए। तो उनका ध्यान रखना पड़ता है एक्टर्स के लिए, क्योंकि आखिरकार दिखते तो वही हैं, और उनको चोट लग गई तो फिर शो में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनका ख्याल तो रखना पड़ता है, और उनके जो एक्शन प्रॉप्स हैं या उनसे रिलेटेड या उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनको काफी ध्यान रख के बनाना पड़ता है। सर, अगर अभी तक के आपके सफर की बात करें, जब आपने शुरुआत की थी तब कुछ एक्सपेक्टेशन आपके खुद से रहे होंगे कि मैं ऐसा करूंगा। जब आप एक्चुअली उनको करने निकले, जी, कितने आप खुद के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर पाए, और आगे आपकी खुद से क्या उम्मीदें हैं कि मैं और ये करूंगा, ऐसे करूंगा? मैं इसमें कहूंगा कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैंने जो जो सोचा, जैसा सोचा, मैं मेरा प्लान सक्सेस होता गया। अभी तक तो सब लोगों का आशीर्वाद रहा है। तो इसमें मेरे जो, मैंने पहले भी आपके एक जवाब में बताया था कि मेरे छोटे छोटे गोल्स रहे हैं जिनको मैं अचीव करता गया हूँ एक एक टाइम पीरियड में। तो उस दौरान जितनी भी मैंने कहें कि कठिनाइयां नहीं आई हैं अभी तक मेरे जीवन में, मैंने इस काम को बहुत पॉजिटिव लिया है और एंजॉय किया है, तो मेरे लिए इजी होता गया है। और मैं आर्ट के काम में मैंने अपना, कहें कि क्रिएटिविटी के साथ मैनेजमेंट को यूज किया है बहुत अच्छे से। तो मैं आने वाले भी दोस्तों या स्टूडेंट्स को, सबको कहना चाहूंगा कि मुंबई में ना आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट इन द सेंस कि आप कैलकुलेटिव हो सारी चीजों को लेके, एकदम प्रैक्टिकल हो कि ये ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऐसे पहुंचेंगे, और यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और मैंने पहले ही बताया कि मैं किसी आर्ट कॉलेज से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं 10 सालों से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, एक भी दिन फ्री नहीं हूँ। तो मैंने वो प्लान किया है। मैं, मेरी सक्सेस का राज भी वही है कि मैंने इसमें मैनेजमेंट अप्लाई किया हुआ है। तो तभी सारे गोल को अचीव कर पाया हूँ। और परिवार का, बीवी बच्चों का, माता पिता का, सबका आशीर्वाद और साथ रहा है, तो सक्सेस मिलती है, जरूर मिलती है। सर, आर्ट डिजाइन में जो यंगस्टर अब अपना करियर बनाना चाहते हैं बॉलीवुड में जाके, बीएनए, एनएसडी, एफटीआई में काफी लिमिटेड सीट्स हैं, सबको एडमिशन नहीं मिलता। कई सारे कॉलेजेस भी पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको इक्वल चांसेस नहीं मिलते। फिर भी अगर वो बॉम्बे में जाके सरवाइव करना चाहे, एक करियर बनाना चाहे, मैनेजमेंट तो आपने कहा ही कि मैनेजमेंट होना चाहिए, इनिशियल अप्रोच क्या होना चाहिए? जो भी कहीं से भी कोई भी पढ़ाई करके आते हैं और उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता था, मैंने सारी चीजें सीखनी है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे सिर्फ आर्ट ही करना है। तो गोल, फोकस क्लियर होना वो बहुत जरूरी है, पहली बात तो। सो इसके बाद आपको मेहनत करनी है। और दूसरी चीज है कि आपके जो संपर्क होते हैं, वो आप जब इंस्टीट्यूट में होते हैं तभी से स्टार्ट करें कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको मुंबई जाना है, क्योंकि तभी से आपका गोल फोकस क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जाके क्या करना है, किसको असिस्ट करना है। तो उन लोगों से कोई भी सीनियर हो, आपके जान पहचान के लोग हों या आपके कॉलेज के पास आउट सीनियर हों, उनसे संपर्क में तुरंत आ जाएं, 5-6 महीने पहले से आ जाएं कि मैं आ रहा हूं और मुझे आपको असिस्ट करना है। सो क्या होगा कि आप जैसे ही आएंगे आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आप तुरंत आएंगे, आप उनको ज्वाइन करेंगे, आप उनको असिस्ट करना शुरू करेंगे, उनके प्रोजेक्ट पे जाना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू करेंगे। हो सकता है कि कुछ 1-2 महीने वो आपको ऑफिस वर्क में लगाएं, स्केचिंग, डिजाइनिंग और
प्री प्रोडक्शन या रिसर्च वर्क किसी प्रोजेक्ट का या फिल्म का चल रहा हो उसमें रखें, तो उस काम को एंजॉय करना शुरू करने। और कभी भी ऐसा ना सोचें कि यार यही तो करके आया हूँ और फिर मैं ऑफिस में बैठ, वो एक पार्ट है हमारा। ये मैंने भी किया था। मुझे याद है कि जैसे जैसे आगे बढ़ा हूँ मैं, जब चौकस दादा के साथ में था तो उनके ऑफिस में जरूरी नहीं कि हर बार हम शूट पे ही जाएं। ऑफिस में जाके कुछ भी हर दिन नई डिजाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक बॉक्स रखा रहता था, आप डिजाइन करें उसमें डाल दें। वो पता नहीं होता था उस समय, ना तो इतना गूगल था कि रेफरेंस निकाल लो। उस समय हम सिर्फ बुक्स को निकालते थे, पढ़ते थे, उससे स्केच करते थे, डिजाइन करते थे, या बुक्स को स्कैन करके उसको जाके फिर फोटोशॉप और कोरल पे लेते थे। तो वही है कि स्टूडेंट को आके खाली ना रहने के लिए पहले से अप्रोच करना शुरू। तो इसमें भी मैनेजमेंट है कि आप प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। आप कॉलेज के लास्ट ईयर में रहते हुए मुंबई की फील्डिंग तैयार एकदम कर दें कि किस सीनियर के पास जाना है, किस डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिजाइनर को असिस्ट करना है। आप 3 4 2 को ऑप्शन या फाइनल बनाएं और सिलेक्ट करें और उनसे संपर्क उनके ऑफिस से, या तो ये होगा कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप तुरंत ही काम पे लग जाएंगे। तो ये पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी, कि नहीं ठीक है, देखेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, कहीं काम कर लेंगे। वैसा नहीं। मैं मुंबई आने के बाद कई प्रोजेक्ट मुझे वापस एफटीआई के लोग बुलाते थे कि यार मेरा डिप्लोमा करोगे क्या, आ जाओगे। तो वो मैंने दोनों जगह बैलेंस बना के रखा हुआ था कि मैंने अपने आप को खाली नहीं रखा। मैं लखनऊ, मुझे याद है मैंने वाइवा लास्ट डिप्लोमा खत्म करने के बाद गया, पूरा सब प्रोजेक्ट सबमिट किया, एफटीआई के बाद वाइवा दिया, और मैं घर गया 2 दिन के लिए। और उसी बीच में एफटीआई में रहते हुए हमारे एक सीनियर हैं अभिषेक गुप्ता जी, तो उनके यहाँ मैं रुक के गया था। और घर पहुंचते ही मैंने पिताजी से उनके अकाउंट में पैसे भिजवा दी थी कि दादा ये मेरा शेयरिंग रूम का है और मैं आ रहा हूँ। तो मैं पूरी फील्डिंग लगा के पूरी तैयारी के साथ आया था और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। तो वैसे ही मैं सबसे कहना चाहूंगा कि फोकस, अपना गोल क्लियर रखें कि आपको क्या करना है, तो 100% सक्सेस मिलेगी आपको। सर एक सवाल इससे रिलेटेड ये भी है, सीखने से रिलेटेड, कि आपने बीएनए में थिएटर किया, उससे पहले भी आप इप्टा के साथ जुड़े। हमारे देश में 2 इंस्टीट्यूट, एफटीआई और एसआरएफटीआई, जो आर्ट डिजाइन पढ़ाते हैं। इसके अलावा एक माध्यम आर्ट डिजाइन सीखने का या सीनिक डिजाइन सीखने का थिएटर भी है, एनएसडी है, बीएनए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़ के भी आप छोटे लेवल पे एटलीस्ट आर्ट डिजाइन ट्राई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन थिएटर से जुड़े काफी लोगों का ये मानना है कि अगर आपको फिल्म ही करना है तो थिएटर में क्यों है आप। देखिए क्या था, मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो सीखा वो बीएनए में सेट लगा के ही काम सीखा था। क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड स्पेस होता है कि ये इतना साइक्लोरामा छोड़ना है, इतना विंग्स छोड़ना है, इतना स्टेज छोड़ना है, इतना फोरग्राउंड के लिए एंट्री और इसके लिए छोड़ना है। अब बचा जो स्पेस, उसको हमें कैसे यूज करना है। मुझे याद है कि सूरमोहन जी डायरेक्ट कर रहे थे, हमारा लास्ट ईयर का एक प्रोजेक्ट था बरी द डेड। तो उस सेट को कई उसमें स्टेजेस थे अलग अलग और कई सारे लोकेशन चेंज थे। मैंने वो सेट पूरा फोल्डिंग बनाया हुआ था, ऑन व्हील बनाया हुआ था, और ब्लैकआउट का जो टाइमिंग होता है उसमें मेरा पूरा सेट मूव होके नेक्स्ट लोकेशन बन जाता था। सेम स्पेस को, सेम मैंने वॉल को, और उसके पीछे दूसरा लोकेशन, दूसरा कलर करता था मैं। और दरवाजा जहां होता था वहां मेरा एक ये बोलते हैं कि टेबल आ जाता था, जो विंडो का फ्रेम तैयार हो जाता था वो हाफ पैक होने के बाद, और सेट पूरा मूव हो जाता था। तो वो मेरी क्रिएटिविटी, मेरे आइडियाज, वो सीनिक डिजाइन से ही सेट बनाने का। तो ऐसा नहीं है कि वहां मौके नहीं है, आपके पास भरपूर मौके हैं। और सुरमोहन जी, मुझे याद है कि मुझे उसमें सेट में इतना बिजी देख के उन्होंने मेरा, मैं एक्ट भी कर रहा था, तो उन्होंने मेरा एक्ट धीरे धीरे करके रोल छोटा कर दिया कि नहीं नहीं तुम ये काम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें यही करना है। तो मैंने कहा सर मैं तो यही एंजॉय कर रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक एंट्री रखी थी मेरी, मुझे याद है उस शो में, और वो सेट काफी चेंजिंग था और बहुत एंजॉय किया था। तो हर स्टूडेंट को वहाँ सेट डिजाइनिंग के बेसिक्स और अपनी क्रिएटिविटी, क्योंकि वहाँ
आप डिजाइन करते हो, टीचर आपको फ्रीडम देते हैं जैसे अरुण सर ने मुझे दी हुई थी, तो आप जब करोगे, अपने आइडियाज लाओगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे, तो 100% आगे बढ़ोगे। और वो न्यू होती है, वो बेस होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा कहना नहीं है कि ये सिर्फ थिएटर वाले या डायरेक्ट जो फिल्म में आते हैं वो सीख सकते हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं। और मैं इसका तो सीधा जीता जागदा उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ, तो वहीं से मैं सारा सब कुछ सीख के आगे बढ़ा हूँ। अभी आपने अभिनय की बात की कि इनिशियली आपने एज एन एक्टर स्टार्ट किया था थिएटर में, फिर आपको सेट डिजाइन बहुत अच्छा लगने लगा, वो तो आपकी बातों से समझ में ही आ रहा है। तो आप लंबे समय से सेट डिजाइन कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा फील हुआ कि मैं दोबारा अभिनय करूं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कई बार बच्चे जरूर बोलते हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि आपने क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। तो वो मैं अभी अपने बच्चों के थ्रू होता हुआ देखता हूँ। मेरे बेटे एक्टिंग करते हैं अभी फिल्मों में, सीरियल्स में। तो अभी ऐसा तो नहीं है प्लान कुछ भी। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, की इस पहल रंग समागम 2020 के बाबत आपके विचार? कहें कि आज जो मौका मिला है भारतीय नाट्य अकादमी और रमेश गुप्ता जी की तरफ से, संस्कृत विभाग की तरफ से, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। और पूरे बीएनए परिवार को, आगे आने वाले हमारे जूनियर्स को, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनके फ्यूचर में सक्सेस हो, जो प्लान हो, जो गोल हो, उसको अचीव करें। और यही है कि आप आएँ, स्वागत है। मुंबई में बहुत काम है, आप जो करना चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे, 100% सक्सेस होंगे। और ये पहल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने अपने बीएनए परिवार और उनसे जुड़े हजारों लोगों से हमारे बातें शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। तो आपका फिर से आभार और धन्यवाद। सर, आप हमारे बीच में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।